यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्वेश्चन का सीधा सा कहने का मतलब है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होती है। तो आप लोग को पता है जो f जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, नहीं f बराबर r/2 होता है, यानी कि बी नंबर का आंसर करेक्ट होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन के पीछे चाहे अपवर्तन के पीछे, परावर्तन का भी 2 नियम होता है, अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, यानी कि चलिए 2 को हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं तो यहाँ पे रहा 2, तो यानी कि बी नंबर का आंसर करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो अगले नंबर का क्वेश्चन है वो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, तो यहाँ सीधा बनता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, काल्पनिक की जगह पे यहाँ पे आपको आभासी भी दे सकती थी, यानी यहाँ पे काल्पनिक की जगह पे अगर आपको आभासी भी दे तो भी आपको यही करेक्ट करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आभासी और या फिर काल्पनिक बनता है तो वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और जब वो वास्तविक होती है तो हमेशा प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ा ज़्यादा बता दिया, अगले क्वेश्चन में आगे इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया। तो यानी कि इसका बी नंबर का जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर का आंसर होगा। अब चलिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पश्च दृश्य यानी पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने बाइक में देखा होगा 2 छोटे छोटे आईने दिए होते हैं पीछे देखने के लिए, उसी को पश्च दृश्य दर्पण कहा जाता है। उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण भले ही छोटा सा होता है लेकिन वो अपने पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र को वो कवर कर सकता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि वो जैसे पापा जब भी ड्राइविंग करते हैं तो वो पीछे वाला बहुत ही बड़ा क्षेत्र वो देख पाए उस छोटे साइने में, इसलिए वो उत्तल दर्पण का उपयोग कर लेते हैं। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ये डी नंबर का आंसर सही होगा, मिट्टी। अब भाई सही बात है, मिट्टी क्या है, एक अपारदर्शी वस्तु है, यानी कि इसमें प्रकाश आर पार जा ही नहीं सकती, तो वह लेंस किस बात का, यानी डी नंबर का करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया काल्पनिक रहे चाहे आभासी रहे वो हमेशा सीधा बनता है, यानी कि ए नंबर का जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर हो तब आर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया 1 नंबर का क्वेश्चन में, एफ बराबर होता है r/2 होता है, यानी जो फोकस दूरी होती है छोटा एफ होगा, तो एफ बराबर क्या होती है, r/2 होती है। तो यहाँ पे देखिए जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और इस क्वेश्चन में आपको f का मान दिया हुआ है यानी कि 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि आप लोग लिख सकते हो 12 बराबर r/2, यानी कि यहाँ से आपको r का मान निकालना है। तो r का मान क्या हो जाएगा, इधर भागा में तो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो यानी 12 गुना 2 यानी कि 24 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 24 इसका आंसर होगा। अब एक चीज़ और करके देखिए, एफ का मान सेंटीमीटर में, यानी कि आंसर भी सेंटीमीटर में होगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ए नंबर का 24 सेंटीमीटर करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, वाहन के अग्र द्वीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर का सही होगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो अगले नंबर का क्वेश्चन है 9 नंबर का, वो है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। एक चीज़ यहाँ गौर करके देखिएगा, हड़बड़ी में ये डी नंबर का आंसर मत मार दीजिएगा, क्योंकि जो डी नंबर का आंसर होता है वो दर्पण होने पर होता है, यानी अवतल दर्पण होता है तब डी नंबर का आंसर सही होता है। क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन यहाँ पे लेंस है, अवतल लेंस, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर का होगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब चलिए हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। डायोप्टर मात्रक होता है। तो डायोप्टर जो होता है लेंस की शक्ति का सहमात्रक होता है, यानी कि मैंने आपको थोड़ा देर बोला, मैंने अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि P बराबर 1/f होता है। तो यही जो P होता है वो लेंस की क्षमता होती है, और 1/f का मान D होता है, यानी 1/f को हम लोग D लिखते हैं, डायोप्टर लिखते हैं। तो यानी 1/f का मान जो आता है उसे हम लोग डायोप्टर, उसको उस मान को आने के बाद उसमें हम लोग D लगा देते हैं, यानी डायोप्टर लगाते हैं, यानी कि जो लेंस की क्षमता है उसका सहमात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा। अब चलिए, यानी कि इसकी लेंस का मतलब डायोप्टर किसका मात्रक होगा, सी नंबर का, लेंस की शक्ति का सहमात्रक होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। ये क्वेश्चन झूठ मूठ के इतना घुमाया है। फोकसांतर का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी, यानी आपका एफ ज्ञात करना है, एफ आपको ज्ञात करना है, और आपका क्या दिया हुआ है, 2D दिया हुआ है, यानी कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। तो P का मान आपको दिया हुआ है 2D दिया हुआ है, 2D दिया हुआ है, और इक्वल टू 1/f आप लोग लिख सकते हो। जब आपका P का मान अगर 2D दिया हुआ है तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, तो इसीलिए आप लोग 2D बराबर 1/f लिख सकते हो। तो यहाँ से आप लोग f का मान निकाल लो। तो जब आप f का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा। तो अब जब इसको काटेगा तो 0.5 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, एक चीज़ गौर करने वाली बात है, समझिएगा कि देखिए कि जो
P बराबर 1/F होता है। यहाँ पे P का SI मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक। और जो F का SI मात्रक यहाँ पे मीटर होता है। यहाँ पे F हमेशा मीटर में होगा। इसको दो तरह से समझ सकते हैं। पहला तरफ से क्या सुनिए, 1D बराबर 1/M होता है, ठीक। तो अगर P के जगह पे आप लोग D लिखें और 1 के जगह पे 1 और F के जगह पे M लिखे, तो उससे पता चल रहा है कि F के जगह पर M है यानी मीटर है, यानी कि F को आपको हमेशा मीटर लेना है। और एक तरह से आप समझ सकते हैं, वो देखिए कि आप लोग को सबको पता है कि P बराबर 1/F होता है। तो P कैसा मतलब डायोप्टर, चलो ठीक है। और आप लोग को सबको पता है M किसका मात्रक होता है, यानी मीटर किसका मात्रक होता है, लेंथ कैसा मात्रक होता है। और F क्या एक प्रकार की लेंथ ही तो है, वो क्या है, वो किसी लेंस की क्या है, फोकस दूरी है, यानी F क्या है, लेंथ है। तो उसके लिए आप M का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वह मीटर का उपयोग कर सकते हैं। इससे भी आप इस तरह करके आप इसको याद रख सकते हैं, समझ सकते हो कि इसकी जो P बराबर 1/F होता है, वहाँ पे P बराबर 1/F होता है, वहाँ पे F हमेशा मीटर में होता है। यानी कि जो भी आपका आंसर आया था 0.5 वो मीटर में आया था। लेकिन आप लोग गौर करके देखिए ऑप्शन में यहाँ पे सेंटीमीटर में सारे दिए हुए हैं। तो यानी कि इस मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा तो 0.5 को हम लोग को 100 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। यानी कि डी नंबर का आंसर इसका एकदम करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, आंखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आंखों के रंगीन भाग को हम लोग जो आइरिस कहते हैं, ये नंबर का आंसर सही होगा। अब चलिए हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो सीधा सा आपको बताना है मानव के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह रेटिना होता है। रेटिना को ही दृष्टि पटल कहा जाता है, यानी कि इसका जो डी नंबर का आंसर वो करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया में आपको कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यह आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बी नंबर का होगा, यानी कि यह वियोजन अभिक्रिया होगी। अब क्यों होगी तो समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब एकल अभिकारक, देखें यहाँ पे एक ही गो अभिकारक है, जब वो टूटकर, चाहे वो उष्मा की मदद से हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो हीट हो, चाहे विद्युत हो, कुछ भी हो, उसके मदद से जब वो टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है। ये सब क्या उत्पाद है, एगो, देखिए यहाँ 2 गो बना है या 3 गो बना है, एक से अधिक बना है। जब इस तरह का जब आपको अभिक्रिया नजर आए, जब एकल अभिकारक जब एक या एक से अधिक उत्पाद में जब टूटे वो, तब वो क्या होता है, वो वियोजन अभिक्रिया होता है। यानी कि इसका जो बी नंबर का आंसर होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि बी करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा वो है कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। चलिए यानी कि हम लोग इसको संतुलित करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा संतुलित है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं। चलिए तो जो हमारा पहला नंबर का ऑप्शन है वो है Na2O + H2O इक्वल टू तीर का चिन्ह है NaOH है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं संतुलित करके। यहाँ पे Na 2 ठो है, इधर भी देखिए Na 1 ठो है, 2 ठो नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। अब इधर देखिए 4 गो एल्यूमिनियम है, इधर भी 4 गो एल्यूमिनियम है। इधर देखिए ऑक्सीजन 2 4 ठो है, इधर ऑक्सीजन 3 ठो, यानी कि ये नहीं होगा। देखिए अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन में देखते हैं कि इधर 2 गो कॉपर है, इधर 1 कॉपर है, ये तो होगा ही नहीं। अब डी नंबर का बचा, यानी कि ये तो होना चाहिए। अब देखते हैं, ये देखिए जिंक एगो है और देखिए इधर भी जिंक एगो है। यहाँ पे देखिए जो कॉपर है Cu इधर एगो है, इधर भी कॉपर Cu एगो है। अब देखिए SO4 यानी कि सल्फर क्या है, एगो है, और ऑक्सीजन 4 गो है। यहाँ पे देखिए सल्फर एगो है, ऑक्सीजन 4 गो है, यानी कि डी नंबर का आंसर डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 16 पर आते हैं। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझिए, यह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जब भी किसी पदार्थ का क्या होता है, उपचयन होता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जाके ऐड होता है। यानी कि यह क्या है, बाईं तरफ है या दाहिनी तरफ होता है। जब बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाने में क्या होता है, जब उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है तब उसमें उपचयन होता है, और जब बाईं से दाहिने जाने में जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसमें अपचयन होता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा से। और एक चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पे देखिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, सीरीज को देखिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले उपचयन दिया है, फिर अपचयन दिया है। तो जो ऑप्शन भी होगा सबसे पहले उपचयन होगा, उसके बाद अपचयन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपका है PbO
इधर देखिए दाहिनी तरफ जाके इसमें ऑक्सीजन घट गया है, और जब ऑक्सीजन घटता है यानी कि इसका क्या अपचयन हुआ है। और जो Cu है उसमें इधर जाके क्या हुआ है, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे CuO होना चाहिए था, तो यहाँ पे कॉपर क्या हुआ है, कॉपर में जाके ऑक्सीजन ऐड हो गया है, यानी कि इसका उपचयन हुआ है। तो यानी कि क्या Pb का अपचयन और कॉपर का उपचयन हुआ है। तो यानी कि सबसे पहले आपका सीरीज क्या हुआ है, उपचयन का। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉपर का चूंकि उपचयन हुआ है तो सबसे पहले हम लोग कॉपर को सबसे पहले ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें से यहाँ पे भी कॉपर दिया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका जो दिया हुआ है कॉपर दिया हुआ है, लेकिन ये जो PbO दिया हुआ है और PbO का यहाँ पे अपचयन नहीं हुआ है, ठीक ना, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग और कहाँ पे आगे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी प्रिंट मिस्टेक क्या गया है, यहाँ पे CO लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे Cu होगा। तो जब यहाँ पे Cu होगा तब ये करेक्ट हो जाएगा, यानी डी नंबर का करेक्ट होगा। कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का उपचयन हुआ है, यानी कि जाके उधर दाहिनी तरफ जाके CuO बना है, ऐड हुआ है ऑक्सीजन, और यहाँ पे Pb है, Pb उधर जाके उसमें एक ऑक्सीजन का लेस हुआ है, ऑक्सीजन माइनस हुआ है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं 17 नंबर का। विकृत गंधीयता कौन से अभिक्रिया के कारण होती है। तो विकृत गंधीयता जहाँ पे विकृत गंधीयता का मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि जब आप लोग दुकान में जाके चिप्स वगैरह खरीदते हो तो कभी कभी वो ख़राब निकल जाता है, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाता है, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, यानी कि उसमें उपचयन होता है, और उपचयन ऑप्शन में है ए नंबर का, यानी कि यह ए नंबर करेक्ट होगा। अब 18 नंबर पर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आप लोग को पता है जब चूना में जब हम लोग पानी डालते हैं तो वह खोलने लगता है, यानी उष्मा छेपी होती है। तो ये चारों ऑप्शन में उष्मा छेपी नज़र आ रही है। और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ गौर करके देखिए, फिर प्रिंट मिस्टेक किया गया है कि देखिए ए नंबर का और सी नंबर का ऑप्शन सेम है। देखिए उष्मा छेपी संयोजन, उष्मा छेपी संयोजन। अब आप लोग को पता है कि यह क्या होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। तो देखिए चारों ऑप्शन में आपको उष्मा छेपी नजर आएगी, चारों नहीं, यहाँ पे बी नंबर में सिर्फ उष्मा शोषी नजर आएगी, बाकी तीनों में आपको उष्मा छेपी नजर आएगी। और साथ साथ में देखिए, और आपको पता है कि उष्मा छेपी ही आंसर होगी, लेकिन तीनों में है तो कौन सा आंसर होगा, तीनों तो सही नहीं होगा। तो एक चीज़ गौर करके देखिए कि पीछे तरफ यहाँ संयोजन लगा हुआ है और ये तो दोनों सेम दिया हुआ है, और यहाँ वियोजन लगा हुआ है, यानी कि वियोजन भी आपको देखना है और संयोजन भी देखना है कि जब चूना में हम लोग जल को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, माने CaOH का होल 2 बनता है। तो यानी कि आपको क्या समझ में आया कि दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनता है, तो वो क्या संयोजन अभिक्रिया होती है, यानी उष्मा छेपी बनेगी, साथ में संयोजन अभिक्रिया भी बनेगी। तो यहाँ देखिए ए नंबर का भी आंसर सही है, यहाँ सी नंबर का भी आंसर सही है। तो अब इसमें से आपको यहाँ गलत दिया हुआ, वहाँ पेपर में गलत नहीं देगा, तो आपको क्या मानना है, उष्मा छेपी संयोजन, ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी नंबर का होगा, विस्थापन अभिक्रिया। आखिर क्यों, क्योंकि जो कॉपर होता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन को यानी कि जो लोहे की कील है यानी कि Fe है वो कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, और जब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व उससे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, हटा दे, भगा दे, तो वो क्या हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो वह निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो ए नंबर का होगा, ए नंबर का क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज, ये नहीं होगा। फिनोल्फथैलीन, ये भी नहीं होगा। सी नंबर का लिटमस, ये है, यानी कि इसका जो सही नंबर होगा सी नंबर का। अब डी नंबर का भी देख ले किया है, मिथाइल रेड, ये भी नहीं होगा, यानी कि सी नंबर का आंसर इसका सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टल का जल मौजूद है। तो क्रिस्टल का जल मौजूद आपको दिख रहा होगा ये सी नंबर में, क्योंकि देखिए कि CuSO4 यहाँ पे दिया हुआ है, डॉट दिया हुआ है, 5H2O दिया हुआ है, यानी 5H2O यहाँ दिया हुआ है, यानी कि क्रिस्टलीय का जल यहाँ पे मौजूद है, यानी सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए नंबर का होगा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। जल की अनुपस्थिति में
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि सीधा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब तक जल अम्ल में या क्षार में नहीं आए तब तक वो अम्ल या क्षार की प्रकृति को नहीं दर्शा पाता है, क्योंकि वो H+ आयन अम्ल में नहीं छोड़ पाता है वो। तो यानी कि सीधा सा बात है कि जब आप जल नहीं दीजिएगा तब वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो H+ आयन को नहीं त्याग पाएगा। तो यानी कि चलिए ऑप्शन में हम लोग इसको ढूंढते हैं। पहला नंबर, इसमें H+ आयन उपस्थित रहता है। अगर भाई H+ आयन उपस्थित होता तो वो अम्लीय गुण को नहीं दर्शाता, जरूर दर्शाता, यानी कि ए नंबर का आंसर नहीं होगा। बी नंबर का H+ आयन उपस्थित नहीं रहता है। हाँ, ये क्वेश्चन सही है, सॉरी ऑप्शन सही है, बी नंबर का सही होगा। अब चलिए 25 नंबर का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। वह है पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ में कौन अम्लीय है? यानी कि आपको फाइंड करना है कि ABCD जो है, यानी कि ये जो दो है वो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, क्या दिया हुआ है? पहले A है, पहले फिर B है, पहले C है, पहले D है। सीक्वेंस को देखिए, सबसे पहले A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है। यानी कि 2 क्या होगा? पहले A होगा, 7 क्या होगा? B होगा, 10 क्या होगा? C होगा, 14 क्या होगा? D होगा। तो आपको फाइंड करना है ABCD, यानी कि 2, 7, 10, 14 में कौन सा ज़्यादा अम्लीय है। तो अम्लीय होने का एक प्रॉपर्टी है pH स्केल, जिसका 7 से कम होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। जिसका 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है, और जो बीच बीच में 7 होता है वो एकदम 7 का 7 होता है वो लवणीय होता है। तो अम्लीय पूछा, यानी 7 से कम। तो देखिए 2 जो है वो अम्लीय होगा, यानी कि जो 2 क्या है? ए नंबर पे आता है, यानी कि ए में आता है। तो ए नंबर का ए सही होगा, यानी कि 25 का ए सही होगा। अब चलिए हम लोग 26 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मुझे लग रहा है कि ये आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गौर करके देखिए, इस खिड़की से क्या आ रही है? सूर्य की प्रकाश आ रही है, यानी कि एक प्रकार से ऊष्मा आ रही है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है? चाइना डी सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर जो टूट जाता है, यानी कि इसमें क्या होगी? एक प्रकार की यह क्या है? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि बी नंबर का इसका सही आंसर होगा। अब चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो ये सीधा सा बात है, इसका सही आंसर उत्सर्जन होगा। अब चलिए 28 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि जो है प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर का, यानी कि जल के टूटने से उसमें प्राप्त होती है। अब चलिए हम लोग 29 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में जो होता है वो डी नंबर का आंसर सही होगा, प्राणी समभोजी पोषण होता है, यानी कि डी नंबर का आंसर इसका एकदम सही होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, टाइलिन। लार में टाइलिन पाया जाता है। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो होगा फ्लोएम होता है। अब जो हमारा जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर का होगा, जनन होगा। क्योंकि जनन नहीं होगा तो बच्चे नहीं आएंगे, और बच्चे नहीं आएंगे तो जितने होंगे वहाँ पे उतने ही रह जाएंगे, और वो धीरे धीरे मर के ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे उनकी पीढ़ी नहीं बढ़ेगी, तो वो धीरे धीरे अस्तित्व उनका खत्म हो जाएगा। इसलिए जनन होना बहुत ज़रूरी है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 34 नंबर का है, दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन प्रदर्शित करता है? तो आप लोग यहाँ गौर करके देखिए कि इसका क्या हुआ है? बेचारा को 3 भाग में काट दिया गया है, लेकिन यह बेचारा नहीं है, ये तीनों भाग अलग अलग बन के अलग अलग जीव बन गया है। और जब इस प्रकार का जब जनन होता है तो वो क्या होता है? वो पुनरुद्भवन होता है, यानी डी नंबर का आंसर सही होगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वो है 35 नंबर का, वो है परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? तो यह जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर का। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? तो भ्रूण को माँ के गर्भाशय में
प्लेसेंटा, यानी कि ए नंबर के ऑप्शन यानी कि सही होगा, प्लेसेंटा में उसको पोषण मिलता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर गौर करते हैं कि 37 का जो क्वेश्चन हमारा है एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता होती है। तो चलिए हम लोग इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो मैं पहले बता दूं, जो इसका सही आंसर होगा वो सी होगा। अब क्यों होगा सो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग एक चीज़ गौर करके देखिएगा कि पहला नंबर का जो ऑप्शन है वह तेज़ी से जलना चाहिए। अब भाई वो इतना तेज़ी से जलेगा कि मान लीजिए कि उसे अगर स्टोर नहीं कर पाएगा तो वह किस फायदा, उससे भी जान की क्षति होगी। अब हम लोग बी नंबर को देखते हैं, उसमें क्या है, उसमें स्वयं आग, क्या लिखा है उसमें स्वयं आग लग जाए। अब भाई वो खुद जलने लगे तो उसमें भी जान की क्षति होगी, ये भी नहीं होगा। अब चलिए हम लोग डी नंबर को देखते हैं कि वह महंगा हो। अब भाई महंगा होगा तो सब कोई खरीद नहीं पाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सी नंबर सही होगा। अब चलिए हम लोग 38 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। अभी भी क्वेश्चन है, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, इसे आना चाहिए एग्जाम में। तो इसका जो पहला नंबर का ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर आवर, इसका एकदम यही सही होगा। अब चलिए हम लोग 39 क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा है, समाप्य ऊर्जा स्रोत है। समाप्य ऊर्जा मतलब अनवीकरणीय, यानी कि जो खत्म होने वाला हुआ। तो यहाँ देखिए सौर ऊर्जा तो बेसिकली खत्म नहीं होने वाला है, नाभिकीय ऊर्जा भी उसी टाइप का है, ज्वारीय ऊर्जा भी उसी टाइप का है। पर यहाँ जो सबसे यहाँ पे जो बोल सकते हैं खतरे में है वो कोयला है, यानी कि इसका जो बी नंबर का ऑप्शन होगा यह एकदम करेक्ट होगा। अब हम लोग 40 नंबर के और लास्ट, यह सेट का लास्ट क्वेश्चन है, उस पर आते हैं हम लोग। पराग कोश में होता है, तो जो पराग कोश में होता है वो डी नंबर का होगा, पराग कण होता है उसमें। तो इस प्रकार कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा